हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल घोषी के प्रोडक्शंस के ऊपर। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ अपनी इकोनॉमिक केस स्टडी को लेकर मैं आया हूँ, जहाँ पे मैं नीदरलैंड्स के बारे में बात करूँगा। मैं डच इकोनॉमी के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, डच इकोनॉमी काफ़ी सक्सेसफुल इकोनॉमीज़ में से एक है वर्ल्ड की, और डच इकोनॉमी को सबसे बेहतर माना जाता है। खासकर नीदरलैंड के अंदर तो वर्कर्स और लेबर राइट्स बहुत अच्छी हैं, और ऐसा इसकी चूँकि एवरेज टाइम वहाँ पे 5 से 6 घंटे हैं, मतलब 5 घंटे ही है एवरेज टाइम। अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे 5 घंटे से भी ज़्यादा काम कराए तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब इतनी अच्छी राइट्स वहाँ पे है। मंडे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। तो वहाँ के वर्क कल्चर बहुत अच्छा है एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, वर्किंग क्लास के लिए, लेबर क्लास के लिए। और नीदरलैंड्स में हालांकि अभी कुरान जलाने की भी बात करी थी, खैर वो एक अलग पॉलिटिकल इशू, उसके बारे में यहाँ पे मैं कोई बात नहीं करने वाला। लेकिन डच इकोनॉमी काफ़ी सक्सेसफुल रही, चूँकि डॉलर से पहले पौंड था, पौंड से पहले स्पेनिश रहा, और उससे पहले डच रहा। तो डच हमेशा से पायनियर्स रहे इकोनॉमी के अंदर, ट्रेड के अंदर, ठीक है। यूएस और यूनाइटेड किंगडम बाद में उभर कर सामने आए। 20वीं सदी में तो यूएस सुपर पावर बना, लेकिन उससे पहले ग्रेट ब्रिटेन का सिक्का चलता था हर जगह, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो डच बहुत आगे रहे कॉलोनिज्म में भी, हाँ, कॉलोनाइजेशन में भी, ठीक है, और कॉलोनीज बनाने में भी, ठीक है, कॉलोनीज बनाने में भी और कॉलोनाइजेशन में भी बहुत आगे रहे। दोनों के दोनों, मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाया, सॉरी। तो बहुत आगे रहे खासकर डच, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के बाद कॉलोनाइजेशन में डच नीदरलैंड्स के लोग बहुत आगे रहे थे। नीदरलैंड्स और वहाँ के आसपास की जो फिनलैंड की कंट्रीज हैं उन्हें डच लोग कहते हैं। तो डच लोग, नीदरलैंड्स के लोग ग्लोबल हाइट की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड्स के लोग काफ़ी लंबे भी होते हैं। ऐसा वजह है कि वजह इसकी ये है चूँकि वहाँ पे मिल्क और प्रोटीन बेस्ड डाइट, मीट और मिल्क प्रोटीन बेस्ड डाइट इसकी वजह है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द फीचर्स है उस कंट्री के जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आज मैं बात करूँगा उसकी इकोनॉमी खास क्या है, चूँकि डच ने ही सबसे पहले स्टॉक मार्केट भी डच ने ही बनाया था। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे वेस्ट इंडिया कंपनी भी थी। डच की अपनी खुद की एक कंपनी थी, वेस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। लेकिन वेस्ट इंडिया कंपनी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कब्जा करने में कामयाब रही, ठीक है। तो डच का जो कंट्रोल था वो गोवा में था, पुर्तगाल में, ठीक है। और पुर्तगाली लोग डच लोग के कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, हम सब साउथ एशियन है। तो इसी तरीके से वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं इन्हें डच कहा जाता है। तो जर्मनी को भी पहले डच लैंड कहा जाता था, बाद में उसे जर्मनी पड़ा उसका नाम। तो अगर मैं बात करूँ वहाँ की क्या खास है, तो पायनियर्स रहे थे ट्रेड के अंदर। स्टॉक मार्केट, सबसे पहला स्टॉक मार्केट उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ डच की इकोनॉमी बहुत बढ़िया रही, ठीक है। तो डच की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड्स काफ़ी नेशनल रिसोर्सेज में भी काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ नीदरलैंड्स के अंदर कोई बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, लेकिन फिर भी नीदरलैंड्स ने अपनी इकोनॉमी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप किया जहाँ पे वो ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर सकें वर्ल्ड की टॉप कंपनीज को। वर्ल्ड की टॉप कंपनीज का हेडक्वार्टर्स वहाँ पे है। नीदरलैंड्स के बारे में बात करूँ तो वहाँ ग्रो पाया अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, जो कि सी रूट्स के ज़रिए है। उसके पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ से उसे रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन हो पाता है, और रेवेन्यू कलेक्शन हो पाता है। साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी मिले, ठीक है। जैसे किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्स मिलती हैं, ऑयल मिलता है, कोड ऑयल मिलता है, फॉसल फ्यूल्स मिलते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत चालू हो जाती है कि वहाँ पर क्राइसिस चालू हो जाती है। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा रहता है, जैसे वेनेजुएला के साथ हुआ, जैसे अरेबियन कंट्रीज़ में वहाँ कभी डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, वहाँ कभी इकोनॉमिक फ्लोरिशनेस नहीं आई पाई, क्यों, जबकि इसके बावजूद वो नेचुरल रिसोर्स से ब्लेस्ड है। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान भी बहुत रिस्क है, पाकिस्तान के पास बहुत सारा यूरेनियम है, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद वो कभी फ्लोरिश नहीं कर पाया, वो आगे नहीं बढ़ पाया, तरक्की नहीं कर पाया। क्यों, उसकी सीधी वजह है कि जो डच है, हाँ, डच, इसे जो है इस प्रॉब्लम को डच प्रॉब्लम भी कहा जाता था, क्योंकि सबसे पहले ये प्रॉब्लम डच लोगों ने ही आइडेंटिफाई करी थी नीदरलैंड्स में, ठीक है। तो नीदरलैंड्स में ये प्रॉब्लम सबसे पहले आइडेंटिफाई हुई थी। तो होता क्या, शुरुआत में नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं और उसको गवर्नमेंट कहती है बहुत बड़ी, हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल गए। अब क्या करती है सरकार, सब कुछ जो है टैक्स फ्री कर देती है, ठीक है। और जितना भी खर्चा उस नेचुरल रिसोर्सेज से फ्यूल किया जाता है, लेकिन हो क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है इसलिए ग्लोबल पावर्स वहाँ पे अपनी नज़र डालती है, वहाँ से लड़ने आ जाती हैं, ठीक है। और होता क्या है कि लोगों को तो आदत है सब कुछ फ्री में करने की, कंपनीज बड़ी नहीं हो पाती, कंपनीज पनप नहीं पाती, कैपिटलिज्म आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। नौकरियाँ आगे नहीं मिलती, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, और उससे होता क्या है, अनरेस्ट फैलता है और आखिर में तख्ता पलट उस जगह पे हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा हर कंट्री में रही जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा रिच रहा, ठीक है। तो डच ने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, उन्होंने सिंपल सॉल्यूशन इस चीज़ को निकाला कि भाई हम जो है
टैक्स फ्री नहीं करने वाले, उल्टा हम इस रिसोर्सेज को नेशनलाइज करेंगे, ठीक है। और हम इस रिसोर्स को यूज़ नहीं करने वाले बिल्कुल भी, हम इसे पड़े रहने देंगे, हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, बिना इसके यूज़ के ही आगे बढ़ेंगे और हम इसे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखेंगे। तो ये कदम उन्होंने उठाया और अपनी इकोनॉमी को नेचुरल रिसोर्सेज के बजाय डेवलप करने के बजाय यूज़ ही नहीं करा। जैसे दुबई ने करा कि पहले तक तेल बेचो, फिर जो पैसा उससे शिफ्ट हो जाए, नहीं, उन्होंने कभी तेल निकाला ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये सब पड़े रहने दो फ्यूचर जनरेशन के लिए और हम व्यापार के ज़रिए, पोर्ट्स के ज़रिए, सी रूट्स के ज़रिए पैसा कमाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे और जो पैसा आएगा उस पैसे से हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे और उससे अपने एक स्किल्ड लेबर डेवलप करी और एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर उसे दुनिया भर की टॉप कंपनीज को सप्लाई किया। और वहाँ पे उनकी खुद की कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियाँ वहाँ, डच की अपनी इतनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है। जैसे यूएस के पास एप्पल, गूगल, फैंग जैसी कंपनीज है, उनके पास कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपनी इकोनॉमी को अच्छा डेवलप करेंगे कि यहाँ के सिटीजन्स को हम बेहतर स्किल्ड बनाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर आएंगी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। साथ साथ डच के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिलियनर्स है, सारे के सारे। एवरेज सिटीजन इज़ वेरी रिच, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच है। इसकी वजह ये चूँकि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा करती है कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में। तो डच इकोनॉमी एक बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमी रही है शुरू से। वो पायनियर्स रहे, ट्रेडर्स भी रहे और ट्रेडिंग के अंदर सी रूट के जरिए ट्रेड करना। साथ साथ इंडिया में वो आए, गोवा उनकी कॉलोनी थी, ठीक है। और फिर बाद में इंडिया ने इंडिपेंडेंस दिलाई गोवा को और गोवा मर्ज हुआ इंडिया के अंदर। तो नीदरलैंड्स बहुत इकोनॉमी बहुत आगे रही। तो ये केस स्टडी थी जो मैं लेके आया। मुझे उम्मीद है आपको केस स्टडी पसंद आई। छोटी सी केस स्टडी थी 6-7 मिनट की, ठीक है। तो आगे मैं और भी देशों के ऊपर केस स्टडी लेके आता रहूँगा ताकि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी।